Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is consider the following statements about APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. सो सिंपली क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुपिंग्स होती हैं काफ़ी सारी, वैसे ये भी वही है। इसमें क्या है, जैसे पैसिफिक और एशिया के अलोंग के जो इकोनॉमीज़ है 21 इकोनॉमीज़ उनका ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। अच्छा, एक ख़ास बात, क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया क्यों मेंबर नहीं है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे साउथ एशिया में इंडिया काउंट होता है, तो एक तरह से लोकेशन बेस्ड थोड़ा इशू है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे चाइना अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए भी इंडिया का इसका मेंबर जो बनने की प्रोसेस है उसको अपोज करता है ना। फिर उसके बाद ऐसा है कि 1997 के बाद इन्होंने जो है अपना जो फ्रीज़ करके रखा हुआ है कि नया मेंबर ऐड करना, वो सारी चीज़ें, तो उस चक्कर में भी ये नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ 21 मेंबर इकोनॉमीज, बिल्कुल सही है। इट हेडक्वार्टर्स सिंगापुर, बिल्कुल सही है। इंडिया इज़ बिल्कुल नहीं, तो 1 और 2 ओनली, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। नेक्स्ट इज़ गोलान हाइट्स। तो ये तो सबको ही पता होगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं, गाज़ा स्ट्रिप हो गया, गोलान हाइट्स हो गया, फिर आपका वेस्ट बैंक हो गया, ये सारा आपको पता है इसराइल से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। गोलान हाइट्स ऑफन इन द न्यूज़ इज़ शेयर्ड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो गोलान हाइट्स यहाँ का ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये इसराइल ने किससे कैप्चर किया था? सीरिया से, ठीक है। तो ये इसराइल, सीरिया, और एक और नेशन आता है दैट इज़ लेबनान इस साइड पे। तो ये आपका लेबनान, इज़राइल और सीरिया इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। टर्की के साथ नहीं, टर्की तो दूसरी तरफ को आ गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। अब पेरिस एग्रीमेंट आपको पता ही है, पेरिस अकॉर्ड, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो हर साल कॉप मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, किसकी वजह से होती है ये आपको पता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। तो यहाँ से आपका जो है हर साल जैसे मीटिंग होती है, इस बार भी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था 2015 में, जो पेरिस में हुई थी कॉप मीटिंग, उसमें ये अनाउंस किया गया था। इसमें कुछ नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करने की बात की गई थी। क्यों? ताकि ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल जो आपका एवरेज टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल एरिया से मतलब आपका लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस का राइज। मतलब कि आपको जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, कि जब इंडस्ट्री लगी थी तो इंडस्ट्रियल एरा, और एक था प्री इंडस्ट्रियल एरा जब एमिशन कम था, जब इंडस्ट्री नहीं थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका अलाउड लिमिट है कि भाई अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर था, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, तो उसमें से सिर्फ तुम उसको लिमिट करो, जो राइज होगा ना, राइज इंक्रीज होगा। कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर मान लो 26 था तो यहाँ पे सीधे 35 हो गया, ऐसा नहीं, है ना। मतलब कि 1.5 डिग्री एवरेज राइज, है ना। पहले 2 था, अब इसको कम किया गया है, मतलब, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये क्या ये लीगली बाइंडिंग है? बिल्कुल, पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंडर एक और चीज़ होती है दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं हर देश अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से वॉलेंटरली कुछ कमिट करेगा कि भाई ठीक है, तुमने बोल दिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ये लीगली बाइंडिंग है, बट हम एक्स्ट्रा ये भी बोल रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा एमिशन को रोकेंगे, है ना। तो खुद से जो वॉलेंटरली, तो क्या ये एनडीसी लीगली बाइंडिंग होगा? नहीं, ये वॉलेंटरी है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, इट एम्स टू लिमिट द, बिल्कुल सही, 1.5 डिग्री वेल बिलो, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब कि आपका एग्जैक्ट बोलूँ तो 1.5। तो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर लीगली, बिल्कुल गलत। तो 2 ऑप्शन नहीं होगा। द एग्रीमेंट ऑपरेट्स अंडर द यूएनएफसीसी, बिल्कुल सही, मैंने अभी बताया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 और 3, तो 1 और 3 ओनली, है ना। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल रिसेंटली प्रपोज्ड। तो 130, CAB 130 आपको पता होना चाहिए। इसकी खास बात क्या है? इसको काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके अराउंड। अब ये खास बात क्या है कि इस बिल में कहा गया है कि
अगर कोई भी, अगर मैं स्टेट की बात करूं या यूनियन की बात करूं, सेंटर की बात करूं, ठीक है, तो होता क्या है, स्टेट और यूनियन में जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेटर्स में कौन कौन आते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, तो चाहे वो स्टेट असेंबली के मेंबर्स हों, है ना, चाहे वो आपका पार्लियामेंट के मेंबर हो, फिर चाहे एमएलए में से चुन के सीएम हो, चाहे एमपी में से चुन के पीएम हो, ये तो आपको पता ही है। तो चाहे कोई भी हो, कोई भी लॉ मेकर हो, चाहे वो मिनिस्टर, चाहे वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी हो, चाहे उसका हेड पीएम भी हो, बट स्टिल अगर ऐसे किसी भी लेजिस्लेटर पे ऐसा कोई मतलब ऑफेंस की वजह से ऐसी कोई मतलब पनिशमेंट है, मतलब आपको कस्टडी हुई है जिसमें आप 30 दिन तक लगातार कंजिक्यूटिवली कस्टडी में है या जेल में है, अरेस्ट हैं या डिटेन्ड हैं, जो भी, तो आप, और दूसरी बात क्या है खास, पहला तो क्या है कि आप 30 दिन तक जेल में है कंजिक्यूटिवली, मतलब कि ऐसा नहीं कि 20 दिन जेल में रहे फिर बाहर निकल गए फिर उसके बाद गैप देके 10, तो उसको काउंट नहीं होगा। 30 दिन जेल में रहे कंजिक्यूटिवली, ठीक है, और किस चीज के लिए, ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की जेल टर्म है, समझ आता है। तो होगा क्या कि अगर आप ऐसे किसी ऑफेंस में आपके ऊपर मतलब कोई कन्विक्शन है, तो आप क्या होगा, अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहे हैं तो 31वें दिन आपका ऑफिस जो है, आप अपने ऑफिस से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका ऑफिस वेकेट हो जाएगा, समझ आता है। तो ध्यान से समझो क्या बोला था कि इस बिल में क्या है, CAB 130 में, कि MP हो चाहे MLA हो चाहे मिनिस्टर हो चाहे PM हो CM हो, अगर उनको कोई ऐसी मतलब मतलब जेल में कस्टडी में अरेस्ट किया गया है किसी ऐसी ऑफेंस की वजह से जिसमें पनिशमेंट जो है 5 या 5 साल से ज़्यादा की है, ठीक है, तो उनका ऑफिस जो है 31st डे पे क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ग्रांटिंग कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं, ये तो सेंस ही नहीं बना, रिजर्वेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपका रिजर्वेशन फॉर वुमेन वाला जो है, ये आपको पता भी होगा कौन सा है ये, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये तो आपको पता भी होगा वैसे भी, है ना। तो ये कौन सा है, बी होगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स ऑन कन्विक्शन फॉर मोर देन। तो that's all for the day. I hope you like the video. Please keep interacting with the videos and I will see you all in the next video. Thank you so much.